नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन शनिवार सुबह 11 बजे आपकी खिदमत में पेश हूँ और मेरे साथ बसर सर है जो दूसरे एपिसोड के अंदर हमारे साथ में है। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने 5-6 ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जिसके अंदर पाइल्स के क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन सी सर्जरी होती है, कैसे होते हैं, वो सब कुछ हमने बताया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं और वो क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये प्रोग्राम जो है आपको खूब मजा आएगा और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द हमारे जो मान्यता है या कुमान्यता है, हमको जो पता नहीं है, हम लोग ने खाली बातें सुनी है, उसके ऊपर जरिए हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट बैठे हैं जो सब मान्यता साइड पे रख के हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ से इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को देनी है तो प्लीज़ सबसे पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये लिंक भेजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। सर, एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है, लोग पूछते हैं कि एक बार मुझे पाइल्स हो गया तो वापस भी होगा, तो उसमें होगा या नहीं होगा या और क्या ध्यान रखना चाहिए सर मुझे? देखिए, पहली बात कि पाइल्स होता क्यों है, अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जिसको भी कॉन्स्टिपेशन रहा, फूड हैबिट उसकी सही नहीं है और एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, उन्हीं को पाइल्स ज़्यादा होता है। तो अगर अपन ने ट्रीटमेंट कराया कोई भी और चाहे सर्जरी कराई चाहे मेडिकल मैनेजमेंट किया, पर उसके लिए कॉन्स्टिपेशन कब्जियत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो मरीज को ऐसा ही लगता है कि भाई मैंने ऑपरेशन करा लिया तो अभी मैं यहाँ का राजा, मुझे अब कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जब ऊपर वाले ने जो आपको बॉडी दी है उसमें पाइल्स हो गए, फिर आपने इलाज करवाया और आप ठीक हो गए, तो सर्जन आपको नई बॉडी नहीं देने वाला है, जो है उसी को रिपेयर कर रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की कि भाई वापस कभी कुछ नहीं होगा। आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ऑपरेशन के बाद या मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में, उनका आपको पालन करना है। अगर आप वो पालन करते हैं तो वापस आपको पाइल्स नहीं होंगे। आप ये कह सकते हो कि पेशेंटनी बेदरकारी ना લીધે જ આવું થાય। એક્ઝેક્ટલી પણ એ જો સમજી જાય કે ચાલો આપણે એકવાર ભૂલ કરી, ઓપરેશન થઈ ગયું, હવે આપણે કાળજી લઈશું, તો પછી આવું કંઈ પ્રોબ્લેમ આવતું નથી। તો આ માન્યતા ખોટી છે કે ઓપરેશન કરાવવાથી કંઈ ફાયદો નથી, પાછા થઈ જશે, નહીં થાય। તમે કાળજી લો તો પાછા થવાની શક્યતા મને પણ 20 વર્ષ થયા પ્રેક્ટિસમાં, તો જે પહેલાં ઓપરેશન કરેલા એ તો હવે આવી જવા જોઈએ, પણ એ લોકોની અમે એટલી કાઉન્સલિંગ કરીએ અને એટલું સમજાવીએ અને 5-5 વર્ષે એના ફોલોઅપમાં બોલાવીએ તો मोटा भागना पेशेंटों ने आओ कोई जरूर पाछी पड़ती नहीं। ग्रेट। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर ने बहुत ही डिटेल में बताया, इफ़ यू लुक आफ्टर योर सेल्फ देन वील लुक आफ्टर योर्स। आपको अपनी दरकार पहले करनी है। डॉक्टर सर ने जो बोला कि भगवान ने जो शरीर दिया है उसका रिपेयरिंग करते हैं, वो नया शरीर नहीं देते हैं, तो यू शुड लुक आफ्टर योर सेल्फ। दूसरी बहुत अच्छी बात मुझे जो लगी, तो वो खुद फॉलोअप करते हैं, उनके पास पूरी टीम है। तो भैया, ये पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि जो डॉक्टर की पूरी टीम आपके पास ऑपरेशन होने के बाद भी आपका फॉलोअप करती हो, दैट इज़ वंडरफुल। सर, दूसरा एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था कि आपको मेडिक्लेम के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट दूसरी बार हो गया तो वापस मेडिक्लेम मिलेगा क्या? हाँ, इसमें कैसा है कि कोई भी सर्जरी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ या रीडू करना पड़ा है तो इंश्योरेंस, अगर आपकी पॉलिसी 2 साल से पुरानी है तो ये सारे ही क्लेम एडमिसेबल है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनको रिजेक्ट नहीं करती है, पर डॉक्टर जो ऑपरेटिंग सर्जन है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि दोबारा करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। पर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पहले पाइल्स की सर्जरी हुई, दोबारा पेशेंट को फिशर हुआ, कई बार फिशर की सर्जरी हुई, दोबारा पेशेंट पाइल्स के लिए, मरीज के लिए टॉयलेट की जगह की कोई सर्जरी हुई, मतलब उसको तो ऐसा ही है कि भाई मेरी पाइल्स की सर्जरी हो गई। पर अपन जब उनकी डिटेल एग्जामिनेशन देखते हैं तो पता चला पहले फिशर हुआ था, अभी पाइल्स है, पहले पाइल्स का सर्जरी हुआ था, अभी पेशेंट को फिस्टुला हुआ है। तो नीचे मरीज ओपीडी में भी आएगा तब उसको ऐसा ही कि सर पाइल्स की तकलीफ है, बट ऐसा नहीं है। जब अपन एग्जामिन करते हैं तो हमारे लिए वो डायग्नोसिस बदल जाता है कि पेशेंट को ये नहीं है। कई बार आता है पेशेंट फिस्टुला जो बगंदर जिसमें पस आ जाता है, मवाद आती है, 15-20 दिन ड्रेसिंग भी चलती है उसमें कई बार, तो उसका पेशेंट होगा और वो आएगा कि भाई मेरे भाई को तो आपने 15 दिन बुलाया ड्रेसिंग का और मुझे तो आप कह रहे हो 1 दिन में, तो ये सही है क्या? उनको 15 दिन लगे तो मुझे 1 दिन कैसे लगेगा? तो डायग्नोसिस एक बार सही हो गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर रिपीटेशन आया भी है तो हो सकता है बीमारी दूसरी हुई हो, और वो एडमिसेबल है। इंश्योरेंस में सेकंड सर्जरी इज एडमिसेबल, उसमें रिजेक्ट नहीं होता है क्लेम। ओके।
तो यानी ये इंश्योरेंस के लिए मैं बाद में सवाल पूछूंगा, बट एक क्वेश्चन मुझे अभी अभी आया है कि कितने परसेंटेज लोग वापस आते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा यानी कौन ध्यान नहीं रखता है, ऐसे भी कितने परसेंटेज ऐसे लोग हैं? मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैं अगर बात करूं तो लेस देन 0.5%। लेस देन 0.5। हाँ, तो 1000 में अगर 1000 सर्जरी हुई होगी, मेरे अपने कैरियर में मैंने अगर जैसे 4000 सर्जरी करी है अभी, तो उसमें से 15 से 20 पेशेंट ऐसे होंगे जिनको सुनर और लेटर कोई छोटे मोटे माइनर प्रॉब्लम रहे, जिनके लिए कुछ न कुछ रीडू आया है। बाकी इतना कॉमन नहीं है। ओके, तो सर समझो 2 बार हो गया तो भी मेडिक्लेम मिलेगा। और समझो कि सर आज के पेंडेमिक टाइम के अंदर आपको क्या लगता है कि कोरोना काल चल रहा है, पेंडेमिक है, तो मेडिक्लेम की कितनी ज़रूरत है, यानी क्या आप बता सकते हो उसके अंदर? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेशेंट जो हम ओपीडी में ऑब्जर्वेशन है हमारी कि मरीज को कोई भी मरीज नए की पाइल्स के लिए किसी भी बीमारी के लिए अगर वो दिखाने आया और जैसे ही आपने बोला कि इस चीज़ के लिए तो सर्जरी ही है, मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, तो उसके दिमाग में पहले 3 सवाल ही आते हैं। सर कितना दुखेगा, कितने दिन हॉस्पिटल रहना पड़ेगा? पहला सवाल वाजिब है, ठीक है। दूसरा सवाल कितना खर्चा लगेगा? जैसे अपन ने बोला इतना खर्चा लगेगा तो सर इंश्योरेंस में पास होगा कि नहीं होगा? तो बहुत बड़ा सेगमेंट है कि उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो कोई भी मेडिकल इलनेस, न कि फॉर पाइल्स, आज के इस ज़माने में जहाँ अपने सूरत में तो ऑलरेडी मैं ऐसा इस चीज़ से असहमत नहीं हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा हो गया है, तो इंश्योरेंस मस्ट है। मेरा खुद का अपना 12 लाख का मेडिक्लेम पॉलिसी है, मैं खुद सर्जन हूँ, मेरी अपनी 2 हॉस्पिटल है, इसके बावजूद भी मैंने अपनी पॉलिसी 12 लाख रुपए की जनरल और उसके ऊपर कैंसर टॉपअप 50 लाख रुपए का ले रखा है। Great. तो वो तो सब, और मैं सबको सजेस्ट करूँगा क्योंकि मेरा अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है। मेरे अपने बच्चा, जो मेरा बेटा अभी 17 ईयर का है, उसका भी मैंने कैंसर पॉलिसी, मेरे एजेंट ने बोला कि नहीं तुमको लेनी चाहिए, और लिया। तब मैंने सोचा इसकी क्या ज़रूरत है, अभी हम दोनों का तो कैंसर पॉलिसी ले लें। और उसके 2 महीने बाद ही पता चला कि मेरे ही एक फ्रेंड है, उनकी लड़की को लिम्फोमा, इट्स ए काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, और उसका 24 लाख रुपए का बिल बन गया। हॉस्पिटल मुंबई उसने ट्रीटमेंट करवाया था। तो आप अगर उसने पॉलिसी नहीं ली होती तो उसका पूरा बजट हिल गया होता। तो मेडिकल इंश्योरेंस, अपन अपनी कार जो 8 लाख रुपए 10 लाख की कार है उसका आप इंश्योरेंस कराते हो, उसका प्रीमियम 25,000 रुपए सालाना भरते हो। और अपनी अनमोल बॉडी है उसका अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो ये कैसे जस्टिफाई होगा? तो हेल्थ इंश्योरेंस तो मस्ट है, कराना ही चाहिए टू एवरीबडी। थैंक यू सर। यानी मेडिकल इंश्योरेंस जो है नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपके पास नहीं है तो यू शुड हैव। जब भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो मोस्ट ऑफ द लोग अपने फैमिली मेंबर के पास आजू बाजू में अपनी मिल्कियत बेच के, अपनी एफडी तोड़वा के, अपने गहने बेच के भी हमेशा मैनेज करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 30-35 साल का अगर कोई बंदा है जिसके समझो कि हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, 4 लोग हैं, तो एवरेज सर 15 से 25 हज़ार रुपये तक का प्रीमियम आएगा। कोई अच्छी कंपनी में लोग, इट मे वेरी विद द कंपनी एंड द एज, आपकी कितनी एज है, तो 15 से 25 हज़ार रुपये का आपका आएगा। तो अगर मैं डिवाइड करूँ, मैं एवरेज लेता हूँ कि 20,000 रुपया मैं गिन रहा हूँ, और 365 दिन अगर मैं डिवाइड करूँ तो करीब करीब 55 रुपीज़ पर डे आता है। और चारों बंदे से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 13 रुपया 70 पैसा, 13 रुपीज़ 70 पैसा। अभी 13 रुपीज़ 70 पैसा में एक बंदा फैमिली के अंदर जो है उसको 5 लाख तक का सिक्योरिटी है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी पेंडेमिक टाइम है, सब अपने घर में बैठे हुए हैं, मैक्सिमम लोग के पास मोबाइल है, चारों बंदे के पास मोबाइल है। अभी मैं मोबाइल से आपको इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको जल्दी दिमाग में उतरेगा। आपके पास मोबाइल है, बहुत सारी कंपनी की अलग अलग स्कीम है, बट मैं एवरेज पकड़ता हूँ 600 रुपया हम लोग 3 या 4 महीने के लिए लेते हैं। तो 4 बार साल के अंदर या तो 3 बार मुझे रिचार्ज करना पड़ता है। अगर 600 रुपया मैंने 4 बार रिचार्ज किया और चारों बंदे के लिए यानी चारों फैमिली मेंबर के लिए मैंने किया तो करीब करीब 26-27 रुपये पर डे प्रति व्यक्ति आता है। तो 26 रुपया और 13 रुपया, जस्ट इमेजिन 50% के अंदर आपकी पूरी फैमिली 5 लाख के अंदर सिक्योर होना वो जरूरी है, या आपको व्हाट्सएप के अंदर देखना है कि सामने वाले बंदे ने क्या किया? दोस्तों मैं बोलता हूं कि पूरी दुनिया सुधारने की जरूरत नहीं है, मैं खाली अपनी फैमिली सुधारूं। 13 रुपये के अंदर मेरी फैमिली के 4 बंदे अगर कंप्लीट होते हैं तो आई शुड गो फॉर दिस। ये 5 लाख रुपए की बात हुई। जैसा सर ने बताया कि अगर बड़ी बीमारी हो गई 24 लाख 25 लाख हो गए तो उसके ऊपर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 10 लाख का टॉपअप ले लो। अभी ये टॉपअप क्या चीज़ है? 5 लाख का मेरे पास बेसिक इंश्योरेंस है। अभी टॉपअप ऐसी चीज़ है
अगर मैं डायरेक्ट 15 लाख का इंश्योरेंस लेता हूं तो मुझे महंगा पड़ेगा। बट टॉपअप ऐसा है कि 5 लाख का बेसिक है, जिसके लिए मैंने आपको 13 रुपये 70 पैसा पर हेड आपको गिनाया। अभी 4 बंदे के लिए, जिसकी 30-35 साल की उम्र है, 4 बंदे के लिए फैमिली के अंदर है, 10 लाख रुपए का टॉपअप लिया तो करीब करीब 4,855 4855, और उसका अगर पर डे का गिनो तो 1 रुपया 32 पैसा पर हेड आता है। तो अगर दोनों को जोड़ के 15 रुपए के अंदर 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेडिक्लेम कभी लेना चाहिए। मैं बोलता हूं कोई भी बीमारी आने के 30 दिन पहले, और लाइफ इंश्योरेंस कभी लेना चाहिए तो मैं तब बोलता हूं आपका एक्सीडेंट या तो आप गुजर जाने वाले हो उसके 1 दिन पहले। अगर आपको दोनों चीज पता है तो आप तभी ले लीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज टेक इट टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर। मेडिक्लेम के बाद बहुत लोग जो मुझे पूछते हैं कि मैंने मेडिक्लेम ले लिया, मुझे पाइल्स भी ठीक हो जाएंगे, बट एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि रीएम्बर्समेंट अच्छा है या कैशलेस अच्छा है, आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है सर? नहीं, देखिए, अगर आपका हॉस्पिटल जहां आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहां हॉस्पिटल में कैशलेस की सुविधा है तो डेफिनेटली कैशलेस के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिसी में प्रोज एंड कॉन्स होंगे या कोई भी डिडक्शन आएगा तो आपको ऑन द स्पॉट एडमिशन के पहले ही पता चल जाएगा। अगर केसलेस में फुल अप्रूवल मिल गया, जैसा मैंने आपको बताया लास्ट सेशन में कि ऑथराइजेशन इंश्योरेंस कंपनी एक बार हॉस्पिटल को दे देती है, उसके बाद डिडक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं और आपको अपनी पॉकेट पे बर्डन भी नहीं आता है। तो प्रैक्टिकली अगर हॉस्पिटल में फैसिलिटी है और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ करती है आपको कैशलेस, तो डेफिनेटली आपको कैशलेस पर ही जाना चाहिए। ग्रेट। और ये कैशलेस जो है सर पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है, लाइक आई कैन गो एनीवेयर इन इंडिया? या हर सिटी में, लाइक सूरत में भी हर इंश्योरेंस कंपनी के नए करते 40 से 50 हॉस्पिटल तो होते ही हैं जहां पर उस कंपनी का कैशलेस अवेलेबल है। तो अगर आप जिस डॉक्टर से सर्जरी कराना चाहते हैं और जिस हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं और उसमें अगर कैशलेस अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको कैशलेस के लिए ही जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, देन इट इज रीइंबर्समेंट। ओके फाइन। और एक क्वेश्चन सर मुझे कमेंट में से आया है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मुझे पाइल्स हुआ है वो मुझे पता कैसे चलेगा, सिम्टम्स या लाइक लास्ट टाइम आपने बताया था बट क्वेश्चन आया इसीलिए मैं वापस आपको पूछ रहा हूँ कि मुझे पता कैसे चलेगा। कोई भी मरीज, कई बार मरीज जिन मरीजों को टॉयलेट करने के बाद वॉशरूम गए उसके बाद अगर ब्लीडिंग चालू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है टॉयलेट के अंदर, कई बार होता है कि दर्द के साथ साथ खून आता है, कई बार बिना दर्द के भी खून आ सकता है। नंबर 2, कुछ टॉयलेट करते टाइम कुछ चेरी जैसा, कुछ मांस जैसा बाहर निकल जाता है, और टॉयलेट करने के बाद जब आदमी फ्लश करता है तब उसको लगता है कि कुछ पोर्शन बाहर आ गया मांस जैसा, उसको फिंगर से या उसको हाथ से अपने अंदर डालना पड़ता है। ऐसी कोई कंप्लेन हो आपकी, किसी को टॉयलेट करने के बाद इचिंग शुरू हो जाती है, टॉयलेट करने के बाद बैठने में दिक्कत आती है आधा एक घंटे, सर मुझे को तो स्टूल पे, हार्ड स्टूल पे बैठना पड़ता है टॉयलेट करने के बाद, तभी मैं कंफर्टेबल होता हूँ 15 मिनट बाद। टॉयलेट करने के बाद अगर खून ज़्यादा निकल गया तो वीकनेस आ जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, काम करने की क्षमता कम हो जाती है पर्सन की। और ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को खून आया तो पाइल्स ही हो, कई बार रेक्टल कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर, उनमें वीकनेस, वजन का कम होना और ब्लीडिंग तीनों साथ में होते हैं। तो अगर आपने टाइम पर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए अगर कभी भी टॉयलेट में ब्लड आया तो उसको आप लाइटली ना लें, एटलीस्ट एक बार अपने कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएं, कारण पहले पता करें कि वो पाइल्स की वजह से है, कि फिशर की वजह से है, कि कैंसर की वजह से है, कि कहीं कोलाइटिस तो नहीं है, आंतों में सूजन होती है उसकी वजह से, और वो ही सब कैंसर के कारण होते हैं। तो अगर पहले से अपने को पता है ऐसे कोई भी सिम्टम हो तो उसके लिए अपने कंसल्टेंट को, अपने नियर बाई सर्जन को कंफर्म आप एक बार पहले चेक कराएं, और वंस सर्जन कहते हैं कि अभी आपको ये मेडिसिन लीजिए और इसके बाद कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, तभी आप निश्चिंत रहें। अदरवाइज आपको सिम्टम को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि मेरे को ब्लड आया कोई बात नहीं। सर हमारे वहाँ से लास्ट टाइम जो हमने जो क्वेश्चनरी भेजी थी उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि इफ़ यू आर गोइंग टॉयलेट विथ योर मोबाइल और योर न्यूज़पेपर इट इज़ हार्मफुल। तो एक क्वेश्चन वही है कि मैं खुद भी रोज़ न्यूज़पेपर लेके ही बैठता हूँ, लाइक लास्ट 20 सालों से मैंने कभी न्यूज़पेपर मेरे सोफे पे नहीं पढ़ा, तो ये हार्मफुल है या तो अभी एक फैशन है कि मोबाइल लेके ही टॉयलेट में जाना, क्या कर सकते हैं सर? सही है, जो मैंने आपको बताया ना कि नई जनरेशन में पाइल्स ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। हाँ। फूड हैबिट, मैंने लास्ट टाइम बताया कि जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं,
स्पाइसी फूड ज़्यादा हो रहा है, फाइबर डाइट कम है, सलाद फ्रूट्स हरी सब्जी ज़्यादा नहीं है खाने में, और एक्टिविटी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा है, कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा, वो कारण तो थे ही। चौथा कारण कि आप एक्ट जैसे टॉयलेट के अंदर जा रहे हैं, पहले क्या इंडियन सिटिंग हुआ करती थी, उसमें दोनों लेग नी पे और हिप पे फ्लेक्स रहते थे, मतलब पेट के पास थाई रहती थी और थाई के पास लेग रहते थे। तो वो पोजीशन जो होती थी स्क्वेटिंग पोजीशन, वो अभी नहीं रही वेस्टर्न टॉयलेट में। तो आइडियली मैं अगर बात करूं कि क्या पोजीशन में आपको टॉयलेट करें कि आपको कॉन्स्टिपेशन कम रहे और पाइल्स ना हो, उसके लिए आप वेस्टर्न टॉयलेट पे अगर आप बैठते हैं तो 1 फीट का या 10 इंच का पाटा आप नीचे पाँव के फुट के नीचे रखिए, तो आपका जो स्क्वेटिंग पोजीशन है, जो आप रूटीन इंडियन सिटिंग में बैठते थे, वो पोजीशन आपका वेस्टर्न सिटिंग पे आ जाएगा। तो ये पोस्चर होना चाहिए कि जब आप टॉयलेट में बैठते हैं तो पाँव के नीचे आपके पास 10 इंच का पट्टा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आप अगर मोबाइल लिया तो जिस काम के लिए गए वो आपका सेकेंडरी हो गया और आप अपने मोबाइल पे हो गए, तो आपका ब्रेन मोबाइल पर ध्यान देता है। तो जो आपने स्टूल पास करने के लिए एक, तो उस पर प्रेशर, और आप वहाँ बैठे रहे तो उस जगह वो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट हो गया एनल केनाल, टॉयलेट करते टाइम, तो वहाँ का वीनस प्रेशर बढ़ जाता है उस टाइम पे। आप 20 मिनट बैठे रहे तो वहाँ का वीनस प्रेशर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे करते वो पाइल्स की साइज को बढ़ाएगा। तो टॉयलेट में अगर आपको 5 से 7 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं वो भी हानिकारक है, वो भी पाइल्स को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, तो आपको मोबाइल, तो डेफिनेटली मोबाइल और न्यूज़पेपर ले जाना ही नहीं है, अदरवाइज आपका फोकस उस पर रहेगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगेन वो पाइल्स को बढ़ाएंगे। तो नो मोबाइल, नो न्यूज़पेपर, और अगर थोड़ा भी कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने पाँव के नीचे 10 इंच का जैसा पाटा रख के और ऐसे बैठिए, आपको डेफिनेटली उससे रिलीफ मिलेगा। ओके। बहुत सारे लोगों का सर ये भी क्वेश्चन है कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है टॉयलेट में, मुझे आधा घंटा लगता है, या तो फैमिली भी बोलती है कि वो जब टॉयलेट में जाता है तो आधा घंटा बैठ के ही आता है, तो ये अच्छी बात है या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी मरीज को 10 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो वो एबनॉर्मल ही गिना जाएगा, और उसके कई सारे कारण हैं, जैसे एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन सिंड्रोम, ओडीएस करके हम बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि टॉयलेट की जगह अंदर से लूज हो जाती है, और जब वो टॉयलेट के लिए जोर करता है तो वो अंदर से एक फोल्ड बन के, जैसे अपना कपड़े का फोल्ड आता है, वो ऐसा आके टॉयलेट की जगह पे बीच में आके अटक जाता है, और वो रिलैक्स होता है, तब वो वापस उसको लगता है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, और वो साइकिल चलता रहता है। ऐसे ही करके पेशेंट, कभी कभी पेशेंट को ज़रूरत पड़ जाती है कि मुझे तो हर बार फिंगर डाल के ही टॉयलेट निकालना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको फिंगर डाल के ही निकालना पड़े, तो वो पेशेंट दे आर द ओडीएस पेशेंट, ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन सिंड्रोम पेशेंट। वो पाइल्स के नहीं है बट ओडीएस के पेशेंट्स हैं, और वो ट्रीटेबल है। ये नई टेक्निक से उन पेशेंट को जिनको आधा घंटा लग रहा है, फिंगर डाल के निकालना पड़ रहा है या बार बार एनिमा लगाना पड़ रहा है, तो उनका हम इन्वेस्टिगेट करके एमआरआई और मैनोमेट्री करके कंफर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद उस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा, ज़्यादा टाइम लगने का कारण कॉन्स्टिपेशन है ही है, तो जो फूड हैबिट है उनको करेक्शन करने की ज़रूरत है। कई लोग क्या, आपने भी बोला कि अखबार पढ़ते पढ़ते टॉयलेट में गए, पर लोग अखबार पढ़ते पढ़ते खाना खा रहे हैं, तो खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं है और अखबार पढ़ने में ज़्यादा ध्यान, तो खाना जल्दी में खा लिया या चबाया नहीं प्रॉपर, पूरा पीस खा लिया। तो अपना एक थंब रूल मान लीजिए कि अपने 32 टूथ है तो 32 बार आपको खाने को चबाना है, हर बाइट को। उससे क्या है कि माउथ में से जो टाइलिन, अपने जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा मिक्स होते हैं फूड के अंदर, वो भी आपके डाइजेशन में मदद करते हैं। तो खाना अच्छे से चबाने का, क्या खाना है उसको आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, कंपल्सरीली 2 प्लेट सलाद खाने से के साथ में 1 प्लेट सलाद सुबह, 1 प्लेट सलाद शाम को, फ्रूट कंपल्सरी 1 से 2 फ्रूट, और 3 से 4 लीटर लिक्विड इंटेक, पानी, नारियल पानी, शिकंजी, नींबू पानी, किसी भी रूप में आपको 3 से 4 लीटर लिक्विड इंटेक रखना चाहिए। और 3 से 4 किलोमीटर का वॉक, या तो आधा घंटा जॉगिंग करिए, 3-4 किलोमीटर का वॉक करिए, चाहे 3-4-5 किलोमीटर की साइकिलिंग करिए। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी काम ना करें, जस्ट यू हैव टू डू समथिंग। हाँ, तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रहेगा, फूड हैबिट पे ध्यान रखेंगे, खाने को अच्छे से चबा के खाएंगे, और क्या खाना है उसको डिसाइड करेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो पाइल्स नहीं होंगे। ओके सर, और एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि ये जो बीमारी है पाइल्स और पाइल्स रिलेटेड, उसको खाली जेंट्स के लिए है या लेडीज को भी होते हैं? कौन सी एज के लिए होता है और किसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है? देखिए, अभी फीमेल्स की जहाँ तक बात है तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस में ऐसा बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस हेड, लास्ट ट्राइमेस्टर में फीटस हेड नीचे रहता है, तो रेक्टम के ऊपर काफ़ी जो अपना लेटिन का
जो जगह होता है उस पर काफ़ी प्रेशर रहता है। उसकी वजह से अगर उस टाइम पे कब्जी रहा पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन रहा, तो वो पेशेंटों को पोस्ट ऑपरेटिव पेन और पोस्ट ऑपरेटिव मांस बाहर आ जाना और ब्लीडिंग होना बहुत कॉमन है आफ्टर प्रेगनेंसी और लैक्टेशनल। और फिर क्या होता है, जब डिलीवरी हो गई तो पेशेंट को सौंठ, अजवाइन ये सब काफ़ी खाना रहता है और उस टाइम पे फाइबर डाइट बहुत कम हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के बाद पेशेंट्स बहुत कॉमनली आते हैं और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ पेशेंटों में ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन की। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि फीमेल पेशेंट्स में ये नहीं होता है। प्रेगनेंसी के बाद और जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, वो टाइम के पीरियड में फीमेल्स में बहुत कॉमन है। लेट एज में जिनके यूट्रस का ऑपरेशन हो गया, बच्चेदानी का ऑपरेशन या कोई मेजर सर्जरी या कोई चीज़ कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, जब माना कि सीए ब्रेस्ट का, और उस टाइम कीमोथेरेपी लगी, तो इन सारी कीमोथेरेपीज़ के बाद कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, कब्जी बहुत होती है और उसके बाद भी फिशर और पाइल्स का प्रॉब्लम बहुत होता है। और ओल्ड एज तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बड़ी आंत का कैंसर या जो मेल में कॉमन है वो फीमेल्स में भी होता ही है। तो पेशेंट को लगता है कि उसको पाइल्स है, पर वो कई बार कैंसर भी निकलता है। तो फीमेल्स भी उतनी ही प्रोन है जितने मेल, उनको भी इतनी ही समस्या होती है और फीमेल्स में भी ऑपरेशंस की और मेडिकल मैनेजमेंट की दोनों की उतनी ही ज़रूरत है जितनी मेल पेशेंट्स को ज़रूरत है। अभी लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ भी होता है पाइल्स या पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो मुझे एमएस सर्जन के पास ही जाना चाहिए या कोई भी डॉक्टर के पास मैं जाऊँ, एक्सपर्ट के पास मुझे क्यों जाना चाहिए? मेरा ऐसा कहना है कि आप एमएस के पास जाओ, ऐसा मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एमएस आयुर्वेदिक भी हैं, एमएस जनरल सर्जन्स भी हैं, बट जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जो लोग सर्जिकल वर्क करते हैं, एटलीस्ट कई बार क्या होता है कि पाइल्स में सिंपल इंजेक्शन लगा दो। कई क्वेक्स ऐसे हैं जो सिंपल, सर मैं एक डोरा बांध देता हूँ आपके ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइमरी जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसको वो बांध दिया उसने और टेम्परेरी ठीक हो गया। कुछ लोग चूना लगा देते हैं, कुछ लोग सिंपल, इट्स नॉट जॉब। ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि नीचे की पूरी चमड़ी खराब हो गई, उसको हमको फिर ऑपरेट करके नई चमड़ी लगानी पड़ रही है। तो जो लोग कहते हैं ना कि पाइल्स की सर्जरी के बाद ऐसा हो गया, तो अगर उनको आप रिट्रोस्पेक्टिव पूछोगे कि भाई आप गए कहाँ थे, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं एक सर्जन के पास गया था, क्योंकि सर्जन के पास ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस न के बराबर है। तो एक्सपीरियंस्ड और डेफिनेटली यस, जो जिनकी ट्रेनिंग इसके लिए हुई है उन्हीं के पास जाएं, क्वेक्स के पास ना जाएं। केवल के साथ मैं डोरा बांध देता हूँ कि मैं ये इंजेक्शन मार देता हूँ। कई अभी भी आज की तारीख में 10% पेशेंट जो प्रैक्टिस में आते हैं उनमें से ऐसे होते ही हैं कि एक दो ट्रायल वो कहीं कहीं, उनको आप पूछो कहाँ गए, कौन सा एड्रेस, सर ये नहीं खबर, ये बंगाली वाली गाड़ी थी उसमें चले गए या वहाँ चले गए, भाई ने बोला, भतीजे ने बोला कि वो हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑपरेशन होगा। उन्होंने जो किया वो ऑपरेशन का नाम नहीं दिया उन्होंने, वो ऑपरेशन ही था, पर वो था उससे भी खराब कर दिया। तो बेटर है कि एक्सपीरियंस जिन लोगों को, जो लोग रूटीन में काम करते हैं, वो ट्रेंड है इसके लिए, उन्हीं के पास ये काम कराना चाहिए। ग्रेट सर, इट वाज रियली वंडरफुल टॉक विथ यू सर। मुझे भी आज बहुत सारी जानकारी मिली और मेरे भी बहुत सारे जो सब ब्लॉग्स थे वो सब सर ने खोले। जो लास्ट चीज़ जो सर ने बोली कि गुजराती में अगर बोलने जाए तो ऊँट वैद्या बंद कर दो, ऊँट वैद्या बंद करो। प्रॉपर सर्जन है, ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारे साइंस ने इतना आगे बढ़ गया है जिसमें पेनलेस भी सर्जरी सर करते हैं, जिसके अंदर 24 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। और सर के पास इतनी अच्छी एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस जो है, अगर ऐसे लोग के पास में जाएंगे तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होगा। सर आपने अपना खूब कीमती समय दिया और हमारी चैनल और हमारे जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हैं सबको बहुत अच्छा लाभ दिया। मैं वंस अगेन व्यूअर्स को बोलता हूं कि आज भी हम लोग एक फॉर्म आपको डाल रहे हैं, वो फॉर्म के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, वो फॉर्म किसी के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट सर के पास, सर के ऑफिस में जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर का नंबर भी मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखता हूँ, अगर आप डायरेक्ट मिलना चाहो तो मैं मिल सकता हूँ। उनका सूरत अडाजन का जो एड्रेस है वो भी आपको डाल देता हूँ। ऑपरेशन और रिलेटेड क्या क्या आपके मेडिक्लेम के लिए क्या चाहिए वो भी सब डिटेल में डाल देता हूँ। पूरा एड्रेस, नंबर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक ही रिक्वेस्ट है, आपको तो सब कुछ मिल जाएगा, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स तक पहुंचाना है। ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचाए दोस्तों। ये जो वीडियो है वो बनाने का कारण एक ही है, हमको सही इन्फॉर्मेशन मिले।
खाली इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन चाहिए और सही आदमी के पास हम लोग एक्सपर्ट के साथ बैठे हुए हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विथ अस एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल। एक और अच्छी एक खबर है जो मुझे आपको देनी है। 1000 मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो गए हैं और बहुत सारे लोग ने बहुत सारा सहारा है, बहुत सारे लोग कमेंट्स लिखते हैं। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या था, कुछ भी आप लिख सकते हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। दूसरा है कि आपको कौन से विषय के ऊपर आपको ये वीडियोस चाहिए, तो वो भी आप मुझे लिखेंगे तो उसके ऊपर करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू। थैंक यू।